आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। देखेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। यरूशलेम के दारुल हुकूमत बनने की रियासत भर में हुई मुखालिफत। ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ रहा श्रीनगर बंद। हुर्रियत लीडरान ने किया था बंद का ऐलान। पाक ने फिर दोहराई अपनी नापाक हरकत। एलओसी पर की सीज फायर की खिलाफ वर्जी। फायरिंग में आर्मी का जवान जख्मी। हिंदुस्तानी आर्मी भी दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू के खड़ी में हुआ हादसा। मस्जिद की छत गिरने से 15 मजदूर हुए जख्मी। तामीरी काम के दौरान पेश आया हादसा। मुतासरीन अस्पताल में भर्ती। रियासत में महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। 11 से 15 दिसंबर के दौरान हो सकती है तेज बारिश और बर्फबारी। पड़ सकता है मामूलात जिंदगी पर असर। और जी सलाम की खबर का एक बार फिर हुआ असर। बस स्टैंड रामबन की बदहाली की खबर दिखाए जाने के बाद ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू। मकामी लोगों ने किया खुशी का इजहार। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। यरूशलेम को इजराइल की दारुल हुकूमत के तौर पर मंजूरी देने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की मुखालिफत में अलहदगी पसंद लीडरान ने श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करने का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए श्रीनगर के कुछ इलाकों में दफा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई थी। पुलिस अफसरान के मुताबिक श्रीनगर के 3 थाना इलाकों में किसी भी तरह के एहतजाज करने पर पाबंदी लगाई गई, जिसमें सफा कदल, नौहट्टा और इमारगंज पुलिस थाना इलाके शामिल हैं। इन तीनों इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को कसीर तादाद में तैनात किया गया। आपको बता दें कि हुर्रियत लीडरान ने 10 दिसंबर को भी बंद का ऐलान किया है। और यरूशलेम को इजराइल की दारुल हुकूमत बनाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का मुस्लिम ममालिक में तो मुखालफत हो ही रही है। अब इसका असर रियासत में भी देखने को मिल रहा है। कारगिल में जुमे की नमाज के बाद फैसले के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली को जामिया मस्जिद हनफिया और इस्लामिया स्कूल कारगिल और न्यू बस स्टैंड तक निकाला गया, जिसके दौरान एहतजाजियों ने अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी हुकूमत से बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी मुखालफत करने के लिए अपील की। यरूशलेम को अमेरिका की तरफ से जो दारुल हुकूमत इजराइल की करार दिया गया, इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, उसके खिलाफ पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और उसी की तस्वीरें हैं। ये कारगिल की तस्वीरें। बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसलमान जमा हुए हैं और इनका मुतालबा ये, इनकी मांग ये है कि ये एक ज़बरदस्ती है, ये एक नाजायज़ कब्जा है यरूशलेम पर, अल कुद्स पर, जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की शह पर इजराइल की जानिब से किया जा रहा है। अभी तक इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है, सारे जो सफारत खाने हैं वो तेल अवीव में हैं, लेकिन अभी जो अमेरिका ने ताज़ा ऐलान किया और अमेरिका ने यह भी हिदायत दी है कि उसकी एम्बेसी जल्दी फौरी तौर पर तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट की जाए। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कारगिल के। कारगिल में बड़ी तादाद में लोग पोस्टर, बैनर और परचम के साथ सड़कों पर निकल आए उन्होंने। और इस पूरी तमाम जानकारी के साथ, इन तफसीलात के साथ हमारे जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल जुड़ रहे हैं। तजम्मुल, जो ये एहतजाज नजर आ रहा है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कितना मुअस्सर रहा? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिका के परचम, इजराइल का परचम, लोग नजर आतिश कर रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली मुखालिफ लोग नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अल कुद्स का मामला, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है, ये क़िबले अव्वल का मामला है। इसीलिए तमाम हमने जो अब तक, उसके बाद बुध के रोज जो अमेरिका ने ऐलान किया था, उसके बाद जो हमने रद्द अमल देखा, तो तमाम मुस्लिम ममालिक ने एक लफ्ज में, एक आवाज में, एक अल्फाज में इस फैसले की मुखालिफत की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि वो इजराइल की दारुल हुकूमत अल कुद्स को तस्लीम करते हैं और अपना सिफारत खाना
वहाँ जल्दी से जल्दी शिफ्ट करेंगे। और इस पर तमाम तफसीलात के साथ हमारे श्रीनगर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तजम्मुल, ये जो तस्वीरें वहाँ से हमें देखने को मिल रही हैं, बड़ी तादाद में लोग जुलूस में शामिल हैं, मुजाहरे में शामिल हैं, तो ये कितना मुअस्सर रहा ये पूरा जो एहतजाज है? बिल्कुल अब्बास, देखिए जब एहतजाज की बात आती है, जब लोग सड़कों पे आते हैं उसके बाद एहतजाज करते हैं, जिसकी आज कॉल जो है हुर्रियत गाफ के चेयरमैन सैयद रिशा गिलानी और मज़हमती लीडर ने दी थी कि नमाज जुमा के बाद अमेरिकी सदर के उस फैसले के खिलाफ जमकर नाराबाजी और एहतजाज किया जाए, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जो फैसला लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की है उसके खिलाफ जमकर एहतजाज किया जाए। जिसके बाद आज नमाज जुमा के बाद आपको याद होगा कि मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को घर में खाना नजरबंद रखा गया और सैयद रिशा गिलानी पहले से घर में नजरबंद है। इसके अलावा जो भी उनकी कॉल थी उसका लब्बैक करते हुए आज न सिर्फ तजम्मुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक सवाल, चूंकि वक्त कम है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता ये अकीदत का मसला है, ये मजहब का मसला है, ये क़िबला अव्वल का मसला है? इस मौके पर तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने तमाम इलाकाई इख्तिलाफात, अपने तमाम मसलकी इख्तिलाफात, अपने तमाम नज़रियाती इख्तिलाफात को भुलाकर मुत्तहिद होना चाहिए और अमेरिका के इस ऐलान, इस एक तरफा ऐलान के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कयाम करना चाहिए। बिल्कुल अब्बास, बिल्कुल। जहां तक इस तरह के मसले की बात करें तो आपने देखा होगा कि बैनुल अक़वामी सतह पर आज मुस्लिम ममालिक में एक रोष है, एक नाराजगी है, एक बरहमी है उस फैसले के जो फैसला आज खुद सुनाया गया और जो तारीख को मसख करने की कोशिश की गई और तारीख और इस्लामी तारीख को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इसको मुसल्लत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इस यरूशलेम के दारुल खिलाफा बनने से जिस तरह से बैनुल अक़वामी सतह पर जो तासुर पाया जाता है, कहीं ऐसा न हो कि इस तरह की शुरुआत की जाए जिसके बाद क़िबला अव्वल और इस्लामी जो नजदीकियां हैं ममालिक की, जो रिश्ते हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अकीदा अपनी जगह, जिस तरह से कोशिश की गई है इसके खिलाफ जमकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की, जिसका साफ तौर पर आज शक्ल सामने आई कि ट्रंप का जो फैसला है वो अमेरिका में सियासी फैसले कर सकते हैं बैठकर, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्कों को और इस्लाम को अलग अलग बांटने की कोशिश नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। तजम्मुल, मेरा एक सवाल और मेरे अंदर ये पैदा हो रहा है कि क्या जो ये मुजाहरा हुआ, जाहिर तौर पर जो परचम नज़र आ रहे हैं इमाम खुमैनी की और इमाम खामेनाई की तस्वीरें हैं, ईरानी परचम लोग बुलंद किए हुए हैं, अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, अमेरिका और इजराइल के परचम को नजर आतिश कर रहे हैं, ये साफ तस्वीरें दिख रही हैं। आपको नहीं लगता कि क्या इस जुलूस में, इस एहतजाज में, इस मुजाहरे में उन मुल्कों के खिलाफ भी एहतजाज हो जो अमेरिकन पॉलिसी जानते हैं, जो इजराइल की पॉलिसी फिलिस्तीन के तई बिल्कुल तरह से वाज़े तौर पर जानते हैं, उसके बावजूद अमेरिका और इजराइल से अपने गहरे कल्बी लगाव का इजहार करते हैं और अपने तमाम डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत रखते हैं हर कीमत पर? क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी नारेबाजी होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी मुजाहरे होने चाहिए, उनके खिलाफ भी जुलूस निकलना चाहिए, उनके खिलाफ भी एहतजाज होने चाहिए? बिल्कुल अब्बास, जिस तरह से आपने आज खुद इस चीज का तजिया किया कि किस तरह से कई ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात ऐसे ममालिक के साथ हैं जिन्होंने अपने जमीर को साइड में रखकर, अपना दीन साइड में रखकर वो अपने बुनियादी मामलात को लेकर उन मुल्कों के साथ जुड़े हुए हैं। वक्त आ चुका है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ आज तमाम लोग जो थे वो एहतजाज थे, सरापा एहतजाज थे, उन ममालिक का भी नाम लिया जाए। जिस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितने बड़े उलमा का नाम, कितने बड़े ऐसे खुतबा का नाम जिन्होंने दीन इस्लाम के नूर को आम लोगों तक पहुंचाने में अपना कलीदी रोल अदा किया, उनकी तस्वीर साथ लेकर, उनका अकीदा, उनका जज्बा, उनका मोहब्बत वलवला साथ लेकर उन ममालिक को भी अब वक्त आ चुका है जिनके ताल्लुकात जो है डिप्लोमेटिक सतह पर इन ममालिक के साथ हैं और अपनी कुर्सियां, सियासी रोटियां सीखने के लिए जो अपने इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि एक शुरुआत हो चुकी है और सियासत में और इस तरह के जलसे जुलूसों में तजम्मुल जो शुरुआत हुई है, जाहिर तौर पर यह काबिल तारीफ है कि सऊदी अरब जैसे मुल्क ने, जो कि बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं इजराइल से और अमेरिका से, उसने भी मुखालफत की है। लेकिन क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रहेगा? क्या आपको लगता है कि इस इतने बड़े फैसले, ये बहुत बड़ा फैसला है कि इजराइल की दारुल हुकूमत यरूशलेम शिफ्ट करने का ऐलान कर दे सदर ट्रंप, तो आपको लगता है कि क्या किसी मुस्लिम मुल्क में इतनी हिम्मत है कि वो अपने इस मुद्दे पर, इस मौजू पर, अल-कुद्स के मौजू पर, क़िबला अव्वल के मौजू पर, क्या अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते अमेरिका से खत्म कर सकता है? किसी मुल्क में हिम्मत है, आपको लगता है?
बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब हम तारीख पे नजर डालते हैं तो मशरिकी वस्ता में जो ममालिक है उन्होंने हर वक्त अमेरिका की मुखालिफत की है, बच्चों उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमें याद है कि ईरान, इराक और बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने भी अमेरिका के साथ ऐसे रिश्तों को लेकर सवाल अंदाज खड़ा किया था, जिसके बाद उन्हें हर तरफ नुकसान से दो चार होना पड़ा। और यही वजह है कि जो सियासत इस वक्त ममालिक में है, जैसे हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बात करें, अपने भारत की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें, वो लोग वक्त के साथ साथ आगे महीना 15 दिन गुजरने के बाद वापसी उसी चीज पे करते हैं जहां उन्हें रिश्तों को मजीद उस्तवार करने की जरूरत पड़ती है अमेरिका के साथ। अमेरिका एक मजबूरी है मुस्लिम ममालिक के लिए, लेकिन मुस्लिम ममालिक के लिए क़िबला अव्वल रिश्ता दीन, दुनिया और उसके बाद इंसानियत का जो सबसे बड़ा रिश्ता है, मुझे लगता है उसको मद्देनजर रखकर अपने सियासी फैसले करने चाहिए। तजम्मुल, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है क्योंकि ये वादी की सूरत हाल से भी जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका ने ये ऐलान किया बुध के रोज, उसके बाद से फिलिस्तीन में लगातार मुजाहरे हो रहे हैं और जो वहाँ का जो ग्रुप है हमास जो कयाम करता है, हमास ने फिलिस्तीन के लोगों से ये अपील की है कि वो अब अमन की तमाम कोशिशों को बंद करके नए इंतफाजा के लिए कयाम करें। तो हमास के इस ऐलान का कितना असर फिलिस्तीनी अवाम पर पड़ेगा और कश्मीरी अवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? आखिरी सवाल है, इसका जवाब। बहुत सही और मौजून वक्त है इस सवाल के जवाब का कि आपको याद होगा कि अमेरिकी पॉलिसी को लेकर या जम्मू कश्मीर की जो हुर्रियत क़यादत है, जब भी बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी मुस्लिम मुल्क के साथ इस तरह की पॉलिसी अपनाने की कोशिश की जाती है तो फौरी तौर पर एहतजाज और उसके बाद इंतफा की कॉल दी जाती है। जिस तरह से हमास को लेकर अब वक्त आ चुका है कि उन्होंने कहा कि सियासी सलाह समझौते छोड़कर अब अमली तौर पर अब दूसरा रुख इख्तियार करना होगा। यकीनी तौर पर इसका असर जो है जम्मू कश्मीर पे भी पड़ता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरजमीन जो है वो एहतजाज और वो बाकी मामलात के लिए काफी जरखेज है। यहाँ पर ऐसे इश्यूज को लेकर, चाहे वो यरूशलेम का मसला हो, चाहे मशरिकी वस्ता के ईरान, इराक, कई दीगर ममालिक का मसला हो, किसी भी मुल्क की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर से ही सियासत इसकी जो है एहतजाज की शुरुआत हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज जो है शिद्दत भी पकड़ सकता है। मुझे लगता है कि आज का जो फैसला जो अमेरिका का है, जो शाही फरमान जारी किया गया, इसका मुझे लगता है कि यरूशलेम के हमास और उसके बाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो मुख्तलिफ मुश्किलात के बहर में है, मुझे लगता है उनके ये कॉल जो है बहुत ही मौजूद वक्त पर आ चुका है और इसके बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 15 साल बाद दिगवार के मलदयाला में फायरिंग की है। गांव वालों के मुताबिक पाक ने इससे पहले इस इलाके में 2002 में फायरिंग की थी। आर्मी अफसरान के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने पुंछ के दिगवार और गुलपुर में गोलीबारी की और मोर्टार दागे, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें हिंदुस्तानी आर्मी का एक जवान जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने कल राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर के कलाल, लाम और जानगढ़ में गोलाबारी की और गोले दागे थे। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी राजौरी और पुंछ में एलओसी पर गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ करने की कोशिश में मसरूफ है। इससे पहले 5 दिसंबर को पाकिस्तानी फौज ने राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक बार फिर खिलाफ वर्जी की गई है सीज फायर की। एक बार फिर नापाक हरकतें की गई हैं। एक बार फिर मोर्टार और तोपों से गोले दागे गए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये रोजाना पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। और इसमें सबसे बड़े सितम की बात यह है कि आर्मी के साथ साथ आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। जिस तरह से ये हमले किए गए हैं, ये आम लोगों पर हमले हैं। ये भारत की बस्ती पर हमला है, ये भारत के गांव पर हमला है। ये सरहदों को तोड़कर जो सीज फायर के जो मुआहदे होते हैं उसे बार बार तोड़ता है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की गैर अखलाकी, गैर इंसानी हरकत है, नापाक हरकत है, जिसे किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। पाकिस्तान ने एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है सीज फायर की, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, एक महीने में दसियों बार पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है सीज फायर की। और इस
तमाम खबर पर तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश बाली पुंछ से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। बताइए वहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं? पाकिस्तान ने एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है, सीज फायर की, एक बार फिर अपनी नापाक हरकत का इजहार किया। रमेश जी, आपसे सवाल यह है कि ये जो हमला हुआ है, इसे हमला हम कहेंगे, मोर्टार और तोप के जो गोले दागे गए हैं, उससे कितना असर हुआ है? कौन कौन लोग मुतासिर हुए हैं? आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ा है? हाँ, आपको ये बता देंगे, जो कल पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त शेलिंग की गई थी और इस बार पाकिस्तान ने अपनी रेंज थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले पहाड़ों के ऊपर जो सटे गांव होते थे उन पे फायरिंग की जाती थी। इस बार जो पुंछ से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव दगवार मलद्यामा, वहां को टारगेट किया गया है। और जब हम वहां पे पहुंचे तो लोगों का यह कहना है कि 2002 में यहाँ पे जबरदस्त फायरिंग हुई थी, तब हम यहाँ से माइग्रेट करके पुंछ शहर में सेफ जगहों पे चले गए थे। लेकिन लगता है अब वही हालात फिर से बनने वाले हैं। इस बार भी उन्होंने गांव को टारगेट किया, जिससे गांव में काफी दहशत का माहौल है। जी रमेश, आप जो कह रहे हैं कि 2002 के बाद, यानी तकरीबन 15 साल के बाद ये दूसरा हमला है, तो आप जो पिछली जो हमले होते हैं पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर की खिलाफ वर्जी होती है, उनसे इसको कितना अलग देख रहे हैं? इस हमले से क्या ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है, अपने हमलों की रेंज बढ़ा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो दगवार माल्टी इस एरिया को टारगेट किया जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया और इसी के साथ जो मोटार जो यूज कर रहे हैं 120। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उन्होंने आर्टिलरी फायर किया है, जो बिल्कुल गांव के बीच में आके लगे हैं। ये अच्छा रहा कि उस वक्त लोग खेतों में कुछ काम कर रहे थे, वो जल्दी से अपने घरों में चले गए, नहीं तो काफी नुकसान होता। ये तकरीबन खेतों में ही आके पड़े हैं और काफी जो लोगों में काफी दहशत है। लोगों का ये कहना है कि या तो गवर्नमेंट हमें सेफ जगह लेके जाए या हमें बैंकर प्रोवाइड करवाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि 2002 के हालात फिर से बन जाए और हमारा जहाँ पे जीना मुश्किल हो जाए। रमेश, आप वहाँ पर, आप ज़मीनी हालात बाखूबी जानते हैं, आप वहाँ रहते हैं, वहाँ के हालात बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान बार बार ये जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है, बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या उसका कोई एक मुनज़्ज़म मंसूबा है जिस पर वो अपने अमल अंजाम दे रहा है, या फिर ये उसकी बौखलाहट है? हाँ, ये तो पाकिस्तान की तो हमेशा से हरकत रहती है। पाकिस्तान जब भी फायरिंग करता है तो उसकी यही एक कोशिश रहती है कि उस एरिया से, उस इलाके से घुसपैठ करवाई जाए। और जब गांव के बीच में टारगेट करता है तो गांव में दहशत फैलती है, तो जो लोग अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं, सेफ जगहों पे चले जाते हैं, तो उसका एक रास्ता तो क्लियर हो जाता है। लेकिन भारतीय फौज भी डटी हुई है, वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन पाकिस्तान की अब ज्यादा जो फायरिंग की कोशिश है कि जब अब जो पहाड़ों पर बर्फी आने वाली है, जिसकी वजह से उनका वो उसकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ बार की तरफ करवाई जाए। ये दरअंदाजी की कोशिश है, यानी बार बार हमले करके ठंड बढ़ रही है तो हरकतें भी बढ़ रही हैं। ठंड का फायदा उठाकर पाकिस्तान दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने माजूर बच्चों से मुलाकात की। इन बच्चों ने जेके स्टेट स्पोर्ट काउंसिल के जरिए मुनक्किद किए गए कई तरह के खेलों में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बच्चों ने काउंसलिंग के जरिए मुनक्किद माउंटेन एक्सपीडिशन और ट्रैकिंग जैसे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इन बच्चों से मुलाकात के बाद खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि बच्चों ने वजीर आला से मिलने के लिए वक्त मांगा था। वजीर आला ने बच्चों को सहूलियात मुहैया कराने के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और भरोसा दिलाया कि इनके लिए हुकूमत की तरफ से काम किया जाएगा। वजीर आला ने बच्चों को कई एजाज से भी नवाजा। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भारत भूषण व्यास ने जिला सांबा के रख बरोटिया गांव का दौरा किया और एम्स अस्पताल का जायजा लिया। आपको बता दें कि गांव में एम्स अस्पताल का तामीरी काम चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी के साथ डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर मनदीप के भंडारी और सांबा के डीसी शीतल नंदा समेत कई अफसरान मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू डिवीजन में जितने भी काम चल रहे हैं उनका जमीनी सतह पर कितना काम हुआ है, उन्हें देखने के लिए दौरा रखा गया। इसके पहले चीफ सेक्रेटरी ने आईआईटी और आईएम का
काम का जायजा लिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि हुकूमत की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी काम वक्त रहते होना चाहिए ताकि लोगों को उस चीज का फायदा हो सके वक्त पर। खसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो हमारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू डिवीजन में, उनको जमीनी सतह पे कितना काम हो रहा है ये देखने का हमारा मंसूबा था आज। तो पहले मैंने आईआईटी और आईएम की साइट्स देखी और अभी एम्स की साइट जो प्रपोज्ड एम्स है उसकी साइट पे डीसी साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब साथ हैं। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। रुख करते हैं अगली खबर का। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की 47वीं बटालियन की जानिब से जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें जवानों ने खून का अतिया पेश किया। इस कैंप का इफ्तिताह नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने किया। डीजीपी टीआईटीबी जेपी यादव ने कहा कि आम लोगों के लिए जवान हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों की मदद के लिए इस तरह के रेगुलर कैंप मुनक्किद किए जाएंगे। वहीं नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने मुल्क की खिदमत में फोर्सेस के रोल की तारीफ की। उन्होंने इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप के लिए भी आईटीबीपी की भी तारीफ की। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है खून ना मिलने की वजह से, और इसमें हमारा एक प्रयास है कि लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो ब्लड डोनेशन दें, क्योंकि कोई भी किसी को पहल लेनी पड़ती है ब्लड डोनेशन के लिए, और हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों की मदद करें ताकि जो भी हमारे हॉस्पिटल्स की ब्लड की डिमांड है उसको हम पूर्ण कर सकें। इसको हमारी कोशिश है कि रेगुलर पैटर्न में करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। और वॉलंटियर्स हमने पाया कि जितने हमने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा लोग वॉलंटियर है, सिर्फ प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है उनको। जम्मू में आज ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया है, इसमें आईटीबीपी के जवान जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और साथ साथ सिविलियंस को भी इन्होंने प्रेरित किया है। एक अच्छा कदम है कि जम्मू कश्मीर के जैसे हालात हैं, जिस प्रकार के जहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होता है, उग्रवाद है और बाकी जो सिचुएशंस हैं, उसमें आवश्यकता पड़ती है कि जो जानें खतरे में होती हैं किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी कारण, उनकी जान बचाने के लिए ये जो एक कैंप लगा है उसका तो लाभ लोगों से होगा, उन लोगों को होगा, साथ साथ लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। जो कहना चाहिए पवित्र जो है कार्यक्रम आज जो था, इसके लिए मैं आईटीबीपी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। असेंबली स्पीकर और गांधीनगर एमएलए कविंद्र गुप्ता ने जम्मू के बाग-ए-बाह इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान वहां के लोगों की परेशानियों को सुना और साथ ही कुछ तरक्याती कामों का जायजा भी लिया, और वहीं गुज़िश्ता हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले के नुमाइंदों ने इस इलाके की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा और आम लोगों की हर परेशानियों को सुनने के साथ साथ उसका हल भी किया जाएगा। जिला सांबा के जतवाल गांव में फील्ड पब्लिसिटी महकमे की जानिब से एक रोजा किसान मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। इंडस्ट्री मिनिस्टर चंद्र प्रकाश गंगा ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। साथ ही ओबीसी के वाइस चेयरमैन, मकामी एमएलए, फील्ड पब्लिसिटी महकमे के एडीजी समेत कसीर तादाद में जिले के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर किसानों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम वगैरह शामिल हैं। इस मौके पर इंडस्ट्री मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कहा कि एक एक अफसर एक एक ग्राम पंचायत को गोद ले और मरकजी हुकूमत की स्कीमों से किसानों को रूबरू कराए ताकि किसान उनका फायदा उठा सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर आजम का ख्वाब है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। मैंने उनको यही कहा है कि ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान की आय जो है वो दुगनी होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। और जितना जहर हम लोग खा रहे हैं
किसानों को उनके चीज़ों के अवगत कराया जाए। और मैंने एक खास टास्क दिया है इनको कि हर अफसर एक एक पंचायत ले और रिजल्ट ओरिएंटेड दे, क्योंकि वहाँ पर आपने कितनी जो है वो यूरिया और दूसरी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म की हैं। एक जोर लगा के यहाँ पर काम किया जाए ताकि ये लगे जो हमारी सरकार का जो सपना है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, दुगनी से ज़्यादा, और वो संभव हो पाएगा जब हम खुद इन्वॉल्व होकर काम करेंगे। धन्यवाद। और उधर खड़ी तहसील के अहिमा त्रिगाम गांव में एक मस्जिद की छत गिरने से 15 मजदूर शदीद तौर से जख्मी हो गए। जुमेरात को खड़ी तहसील के दूर दराज के गांव में एक मस्जिद की छत लगाने का काम हो रहा था कि अचानक तामीर के लिए खड़ा किया गया ढांचा गिर गया, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चे समेत 15 मजदूर जख्मी हो गए। जब इस बात का पता मकामी लोगों को चला तो वो जख्मियों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें मलबे से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक खातून की हालत काफी नाजुक है। बताया जा रहा है कि जिसे इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है। वहीं दूसरी जानिब दीगर जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने इससे मुतालिक मामला दर्ज कर लिया है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते हैं कि ऐसा जो हादसा हुआ तो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो इंजर्ड तो हो गए, लेकिन जो हमारे जख्मी जो हजरात यहाँ से उनको एम्बुलेंस में लेके खड़ी अस्पताल में, हम उनके साथ नहीं थे। हम बाकी यहाँ माहौल थोड़ा सा पेचीदा हो चुका था, उसी को हम कंट्रोल कर रहे थे। तो वहाँ तो इतना सुना कि तहसीलदार साहब भी बनाल अस्पताल में पहुंचे थे और यहाँ पर बहुत सारे वहाँ SDM साहब भी शायद वहाँ पर पहुंचे थे। और पिछले दिनों वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बांदीपोरा के सोनावरी में आवामाई दरबार में लोगों की परेशानियों को सुना। उस वक्त मकामी लोगों ने अपने यहाँ के हॉस्पिटल को शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तहत काम करने की मांग की थी। अभी तक अस्पताल डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के तहत काम कर रहा था, लेकिन अब यह अस्पताल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तहत काम करेगा। इस ऐलान के बाद सोनावरी की आवाम ने वजीर आला का शुक्रिया अदा किया। मकामी लोग अब अस्पताल में स्टाफ की कमी दूर करने से लेकर इलाज के बेहतर इंतजामात की उम्मीद जता रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले जो CM साहिबा महबूबा जी बांदीपोरा में आई थी, तो उस दिन हमारी डेलीगेशन भी गई थी। तो हमने जो अपने जायज़ मतालबात थे हमारे चिनार ट्रेडर्स एसोसिएशन संभल के, तो उनमें से एक मतालबा ये भी था कि कई सालों से हमारा जो जायज़ मतालबा था कि संभल जो हॉस्पिटल है इसको सोरा के साथ वाबस्ता किया जाए, ताकि यहाँ पे जो दरपेश मसाइल थे बहुत सारी, इसमें हमारी डिलीवरीज़ के मसाइल होते थे, बाकी जो एमरजेंसी पेशेंट्स के मसाइल थे। तो कल जो महबूबा साहिबा ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया कि संभल हॉस्पिटल को सोरा के साथ वाबस्ता किया गया, तो हम तहे दिल से चिनार ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं बरखलूस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM साहिबा और MLC यासिर साहब का। हर शख्स तालीम याफ्ता हो, हर हाथ हुनर से आरास्ता हो, ये ख्वाब है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। और इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है। मरकजी और रियासती हुकूमत के इस ख्वाब को हकीकत का जामा पहनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ख्वाबों को हकीकत बनाना हो और किसी का हाथ आपकी मदद की ओर बढ़ जाए तो क्या कहना। आवाम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हुकूमत इक़दामात उठा ले, मंसूबा बंदी कर दे तो वाकई ये काबिल तारीफ है। ऐसा ही ख्वाब देखा है मुल्क के वजीर आजम ने, जिसके मद्देनजर हर शख्स के पास रोजगार हो। वो ख्वाब है बेरोजगारी की कमर तोड़ने का, और इसे अमली जामा पहनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत की गई और इसे हर रियासत के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ऐसी ही एक रियासत है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भदरवा जिले में AICPI के तहत स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की शुरुआत की गई, जिसमें 8 टेक्निकल और सेमी टेक्निकल कोर्सेज की शुरुआत की जा रही है। जो अभी स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, जिसमें एक नोडल एजेंसी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो हाल ही में जब से
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो पहले से ही काम कर रहा था और उन्होंने एक अलग से मिनिस्ट्री बनवाई इसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, ताकि मैक्सिमम लोगों को और ख़ास करके हमारे जैसे इन दूर दराज इलाकों में जो सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको फ़ायदा हो। गर्ल्स जो हैं, लड़कियां जो हैं, उन तक ये हमारा जो है स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम पहुँचे। नौजवान किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। अगर नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो मुस्तकबिल से गरीबी जैसा नाम शायद मिट जाएगा, और इसी ख्वाब को पूरा करने मरकजी हुकूमत का मंसूबा है और रियासत इसके लिए इक़दामात उठा रहा है। भदरवा में इस मौके पर जिले के कई अफसरान ने हिस्सा लिया और मुल्क के मुस्तकबिल से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए, जिसमें एसडीपीओ ब्रजेश शर्मा, प्रोफेसर जावेद इकबाल जरगर, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मुदस्सिर नवाज जैसे आला लोगों ने मुस्तकबिल के हमसायों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हाथ बढ़ाया। इस सेंटर के जरिए लोगों को तरह तरह के कारोबार में महारत हासिल करवाई जाएगी और अपने ख्वाबों को पूरा करने में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद ज्यादा है। इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट, जीएसटी, टीचर्स ट्रेनिंग, सयाहती और सिलाई जैसे 8 कोर्सेज की शुरुआत की गई है। सर पहले तो बोलते थे वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं था। बस बोलते थे, नारे देते थे, ये वो, बस कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब बहुत मतलब लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ यहाँ पे आए तो अच्छे से। मुस्तकबिल को संवारने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत के इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। नौजवानों को तालीम और रोजगार देना सबसे बड़ा तरक्याती काम है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल संवरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात एक मजार में मुश्तबा हालत में आग लग गई। जराए के मुताबिक खाक के करीब नौरोज बाबा की मजार में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचे, इससे पहले आग ने पूरी मजार को अपनी जद में ले लिया था। हालांकि मुकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI की जानिब से लेह लद्दाख के स्टेकमो गांव में पहले कम्युनिटी बीज बैंक का आगाज किया गया है। LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर टीजरिंग वांगदुस ने स्टेकमो गांव में इस बैंक का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद हिमालयी माहौलियाती निज़ाम को फरोग देना रहा। इस मौके पर EC वांगदुस ने किसानों को मिट्टी सेहत कार्ड भी तकसीम किए। इस मौके पर CAZRI के सीनियर साइंसदानों ने कहा कि बार्ली बुनियादी मईशत की फसल है, जिसे महफूज रखना जरूरी है और इसके बीज हमारी नस्लों के लिए वसीयत साबित होंगे। और उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे बैंकों की तादाद और बढ़ाई जाएगी। वहीं अफसरान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के वक्त ये बीज बैंक अहम साबित होगा। कम्युनिटी बैंक खुलने से लोगों ने खुशी का इजहार किया है। हमने इस टेक्नो विलेज को जब अडॉप्ट किया तो हमने जब देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है, जेनेटिक रिसोर्सेज, जहाँ पर हमें इनको कंजर्व करने की जरूरत है। जैसे आपको हम बताएं कि जैसे बारले है, नस बोलते हैं लोकली, ऐसे बहुत सारे सीड हैं जो यहाँ पर ही पनपे हैं। और आने वाले में समय में जो कम्युनिटी सीड बैंक का जो इम्पोर्टेंस है, जो ऑब्जेक्टिव है कि बदलते हुए क्लाइमेट चेंज में मान लो कभी फ्लड आ गया, कभी हमारे पास सीड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कभी हमारे पास किसानों के पास ऐसी रिसोर्स पुअर किसान है हमारे जिनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो ये जो हमारी सीड बैंक है, जो हमने एक स्मॉल यूनिट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है, इससे क्या होता है कि हमारे किसानों को अपना ही सीड यहाँ से इशू करके ले जाएं, उगाएं, और इससे उनकी एक सिक्योरिटी डेवलप होगी। और अब बात जी सलाम के खबर के असर की। जी सलाम की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। जी हां, जी सलाम ने 7 अक्टूबर 2017 को बस स्टैंड रामबन की बदहाली की खबर दिखाई थी, जिसके चलते बस स्टैंड के अंदर और बाहर सड़क की मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है। बस स्टैंड पर
काम शुरू होने के बाद मुकामी लोगों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया। लोगों का कहना है कि जी सलाम ने बस स्टैंड की बदतर हालत के मामले को उठाया, उसके बाद ही ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया। दरअसल रामबन बस स्टैंड के बाहर और अंदर पानी जमा होने और मिट्टी गीले होने की वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बस स्टैंड रामबन हाईवे पर मौजूद है। मुकामी और रियासत के अलग अलग जिलों में सैकड़ों मुसाफिरों का बस स्टैंड पर आना जाना लगा रहता है और उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उम्मीद है मुसाफिरों को परेशानियों से निजात मिल जाएगी। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जमाना बदला तो इत्तलात के जराए भी बदल गए। लोग सोशल मीडिया के जरिए जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किताबों और कुतुबखानों की अहमियत कम नहीं हुई है। शयाकीन, क़ारीन और तलबा आज भी कुतुबखानों से ही इस्तेफादा करते हैं, लेकिन गांदरबल की एक लाइब्रेरी चश्मपोशी का शिकार है। आलम यह है कि लाइब्रेरी एक अदद इमारत के लिए तरस गई है। किताबें मतलब तालीम, मतलब जीने का सलीका, एक तहजीब जो हमें समाज में शोहरत और दौलत तो दिलाती ही है, साथ में भीड़ में अपनी पहचान पाने का जरिया भी बताती है। वो जरिया जिसके बदौलत हम हर शोबे में कामयाबी के परचम बुलंद करते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इसी मकसद से मुल्क भर में कुतुबखाने की तामीर करवाई जाती है, ताकि इन लाइब्रेरीज में हर वो तबका आए जो किताबें खरीदने में अहल नहीं है। ऐसे ही कुतुबखाना रियासत के गांदरबल में 1977 में तामीर करवाया गया था, ताकि गांदरबल के लोग समाज में तालीम के मामले में पीछे न रह जाएं। वो तालीम से गांदरबल का मुस्तकबिल तो संवारे ही, साथ में मुल्क की तकदीर भी लिखें। लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने का जिम्मा लिए ये कुतुबखाना आज खुद अपनी तकदीर पर आंसू बहा रहा है। कुतुबखाने के हिस्से में किताबें तो हैं, लेकिन जगह नहीं है। किराए की जिंदगी जीता ये कुतुबखाना दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जहाँ पे हमारे एजुकेशनल सेंटर्स लाइक कॉलेज होंगे या स्कूल्स होंगे, इट शुड बी विद इन दैट लिमिट सर्कमस्टेंसेस में होना चाहिए, ताकि जो मैक्सिमम ये एक्सेसिबल हो और ताकि जो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो उनको ये इजीली एक्सेस हो जाए। तो इट शुड बी स्पेसिफिकली लोकेटेड नियर द एजुकेशनल सेंटर्स, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। मैं एक्चुअली केस और एज का एस्पिरेंट हूँ। मैं यहाँ पर बुक्स ले रहा हूँ, मटीरियल यहाँ पर कलेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली हम जैसे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट से बाहर लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसी लाइब्रेरियाँ वजूद में आई कि जिससे हमें बहुत बेनिफिट हो। मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि ये जो तहसील लाइब्रेरी है गांदरबल में, इसमें हर किसी सब्जेक्ट का मटेरियल अवेलेबल है, स्पेशली फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, नेट एंड स्लेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पे हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल की जा रही है, जिसमें हमें टैब्स भी मिल रहा है या अप्लायंसेस के मटेरियल्स भी मिल रहा है, जिस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स जाने के लिए या उधर इधर जाने के लिए, उससे बेटर है कि हम लाइब्रेरी आए, यहाँ पढ़े, यहाँ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ आए, यहाँ की हर एक फैसिलिटी को एक्सप्लोर करें। लाइब्रेरी की कहानियां और किताबों से मोहब्बत सबको है, और उसी मोहब्बत के वास्ते ताजमहल तो हमने देखा है, लेकिन कुतुब खाने को जगह न मिले, ऐसी बेमानी मोहब्बत हमने आज तक नहीं देखी। आलम यह है कि 40 साल पहले बने इस कुतुब खाने में किताब पढ़ने के शौकीन तो बहुत आए, बहुत ने जिला और रियासत का नाम भी रोशन किया होगा, लेकिन इसके हालात को सुधारने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इल्म का ये खजाना अपने हाल पर रो रहा है, अपनी बेबसी पर मायूस दिख रहा है, किराए की जिंदगी बसर कर रहा है ये कुतुब खाना। अब तक 12 जगहों पर ट्रांसफर हो चुकी है ये लाइब्रेरी। इस कुतुब खाने में इंग्लिश से लेकर साइंसदां बनने तक का सब जखीरा मौजूद है। मजहबी, सियाहती, सकाफती सभी तरह की तालीम से भरपूर ये लाइब्रेरी अगर खाली है तो सिर्फ अपने खुद के घर से। इतना ही नहीं, बुनियादी सहूलियात से महरूम ये कुतुब खाने को जरूरत है जगह की और बुनियादी सहूलत की। हुकूमत और इंतजामिया ने भी इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े, लेकिन इसके हालात की तरफ गौर करना किसी ने मुनासिब नहीं समझा।
देखिए मैं ये कहूँगा कि जो तहसील लाइब्रेरी गांधरबल है, स्पेशली मैंने लास्ट टाइम इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक अच्छा सा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एसेट है। इसमें ना सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बल्कि KS IAS इनकी बुक्स भी अवेलेबल हैं। और मैं अपील भी करता हूँ कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का यूथ है, स्कूल्स के बच्चे हैं, वो स्पेशली वहाँ पर जाएं। पर प्रेजेंटली जो बिल्डिंग है वो अच्छी है, अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सिर्फ हमें स्टूडेंट्स से अपील है कि वो उसको यूटिलाइज करें। ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाने वाला मरकज खुद अपने ख्वाबों को सच होता देखना चाहता है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि लाइब्रेरी को जगह दी जाए ताकि आने वाले वक्त में लाइब्रेरी का मुस्तकबिल अधर में न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रियासत जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर के काजी गुंड में फायरिंग हुई है। जी हां, ये फायरिंग मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हुई है। मिलिट्री के और सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के जो मिलिटेंट हैं उनके दरमियान ये फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद मिलिटेंट फरार हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है रियासत जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के काजी गुंड में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद मिलिटेंट फरार हो गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। कश्मीर में पहली बार कश्मीर एयर सर्विस के नाम से निजी कंपनी अपनी खिदमात देने का मंसूबा बना रही है। इसी मामले को लेकर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें खुलासा किया गया कि ये हवाई सहूलियात गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के साथ साथ एम्बुलेंस के तौर पर मुहैया कराई जाएगी। मकामी अवाम ने इसका खैर मकदम किया है और इस सर्विस को बेहतर चलाने की उम्मीद जाहिर की है। इस मौके पर जी सलाम के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने कश्मीर एयर सर्विस के CEO प्रिंस कॉल से खास बातचीत की। अच्छा कदम है, क्योंकि इस कदम से दूर दराज इलाकों के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं दूर दराज इलाकों के लोगों की बात करूंगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक खुद दूर दराज इलाके जो सरहदी तहसील है करना से है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब दूर दराज इलाकों में भारी बर्फबारी होती है, बर्फबारी के दौरान जो हमारी मुश्किलात होती हैं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा तकलीफ जो होती है वो होती है जब हमारा जो साधना टाप है या केरन का जो फरकियाँ टाप है, ये इलाके जब बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से जो हमारे इलाके के मरीज़ वहाँ पे होते हैं वहाँ गुड़ के मर जाते हैं। लेकिन मेरी एक अपील होगी कि ये उन इलाकों के लिए सर्विस रखें जहाँ पे लोगों को ज़्यादा मुश्किलात होती। घाटी में सियाहती एतबार से देखें तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है, सड़कों की हालत शायद इतनी ख़राब है कि ऊपरी इलाके तक टूरिस्टों का पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। साथ ही अब एयर एम्बुलेंस सर्विस का जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उसका इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है, लेकिन दूर दराज इलाकों में एयर एम्बुलेंस न होने की वजह से, चॉपर हेलीकॉप्टर न होने की वजह से वहाँ के इलाके जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में हैं। खुशी की बात है कि एक निजी कंपनी ने कोशिश की है कि आपकी बार पहले फेज में 6 चॉपर इनके पास होंगे जो मुख्तलिफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब सीधे चलते हैं प्रिंस कोल जी के पास, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इस कंपनी के। बहुत बहुत मुबारक हो पहले आपका ये इनिशिएटिव उठाने के लिए। कोल जी पहले बताएगा कि ये इनिशिएटिव कमर्शियल एंगल से लिया गया है, सोशल एंगल से लिया गया है, या जरूरत को देखकर किया गया है? ये इन तीनों एंगलों को लेकर लिया गया है, लेकिन इनमें प्रेडोमिनेंट ये थी कि एक नीड पाई गई पूरे जम्मू कश्मीर खित्ते में, कि जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ चूँकि काफ़ी टेरेन यहाँ का बहुत ही डाइवर्स, वेरीड और डिफ़िकल्ट है, तो कई ऐसी जगह है कि जहाँ हमने देखा कि इस किस्म की सर्विस की ज़रूरत है। और हमें पूरा यकीन है कि इस सर्विस के बाद काफ़ी कुछ हद तक ये मुश्किलात जो है इनमें कमी आएगी। प्रिंस जी, देखा गया है कि ये सर्विस हासिल करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एयर स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस बेस से इन उड़ान जो है भरेंगे, जहाज वापस कैसे आएंगे, उसके लिए कितना होमवर्क आपने किया होगा शायद पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन कितना कोऑपरेशन आपको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला? हमें जो इसकी एक डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की गाइडलाइंस होती हैं, उसमें कई फॉर्म्स होते हैं, वो सब प्रोसेस में अब हमारी आज
हैं और हमने जो कंप्लाइंसेस के लिए जो माहिरीन हैं जो ये बिल्कुल ये करेंगे कि ये हम पूरी कंप्लाई करें उन तमाम ज़रूरियात जो इसमें स्टिपुलेट की गई हैं। प्रिंस जी, देखा जाए तो ये जो इनिशिएटिव आप उठाने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और देखा जाए तो इसको विद इन स्टेट कनेक्टिविटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो ये चैलेंजेस है उन पर कितना होमवर्क किया गया है, क्योंकि बहुत सारे अप्रेंटिस कल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको ज़रूरत पड़ सकती है, कल आपका यहाँ पे बिजनेस चलता है, अमरनाथ यात्रा होगी और बाकी चीज़ें हैं, तो कितना होमवर्क किया है? देखिए, हमने सबसे पहले मैं कहूँ कि ये हमने लोगों के लिए किया, किसी सिक्योरिटी फोर्स वगैरह के लिए ये कदम नहीं उठाया गया। जो यहाँ की आम जनता है, जो यहाँ के आम लोग हैं, उनके लिए ये सर्विस। चॉपर आप लेंगे, ये आपके होंगे या आप भी हायर करेंगे? नहीं, ये चॉपर फाइनली ये खुद ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, ये डार ग्रुप ऑफ कंपनी करेंगे। तो हम एक मरहले में हो सकता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी कि हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, ऐसी वो हो सकता है, लेकिन जो हमारा इरादा है, जिसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, ये फाइनली इन्वेस्टमेंट ही होगी। बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मीडिया पर लगातार इस खबर पे हम ट्रैक करेंगे कि इस सर्विस को इस्तेफादा हासिल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस आम या टूरिस्टों के साथ साथ बाकी लोग जो हैं कितना फर्स्ट फेज में इसका इफ्तिदा कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो ऊपरी इलाके हैं उसमें बहुत कुछ देखना होगा, जहां BSNL और बाकी टावर भी अभी तक नहीं है। देखना होगा कि फर्स्ट फेज में जिस तरह से टूरिस्टों को और बाकी लोगों के मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। आने वाले 2018 में अब पता चलेगा कि एयर कश्मीर का यह ख्वाब कितना जल्द कामयाब हो सकता है। शौकत बेग के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात ने 11 से 15 दिसंबर तक तेज बारिश और बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए हैं। तेज बारिश और बर्फबारी के इम्कानात के मद्देनजर रियासत के महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ इस खबर से वादी में गर्म कपड़ा फरोख्त करने वाले वेंडरों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में काफी दिनों बाद बारिश और बर्फबारी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। 11 से 15 दिसंबर तक वादी में शदीद बर्फबारी का महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है। बारिश और बर्फबारी से वादी में मामूलात जिंदगी पर असर पड़ सकता है। अलर्ट ये है कि सोमवार के बाद जो हमारे हाई एरिया है, हाई एल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो सकती है और लैंडस्लाइड का भी खतरा है जहाँ पे बारिश के कारण। तो अलर्ट ये है कि हमारा सोमवार से जो भारी बारिश को और भारी स्नोफॉल को देखते हुए जो हाई एल्टीट्यूड पे लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपना सेफ जाएं। जहाँ एक तरफ ये किसानों के लिए बुरी खबर है, तो वहीं दूसरी जानिब गर्म कपड़ा बेचने वालों के चेहरे इस खबर से खुशी से खिल गए। जम्मू में अब तक कम सर्दी पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी और बारिश के बाद दर्जा हरारत में गिरावट का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से गर्म कपड़ा बेचने वालों को काफी अच्छी तिजारत का मौका मिलेगा। जम्मू में ठंड के पेशे नजर लोग गर्म कपड़ा खरीदने में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। सर बहुत बहुत खुशी है। अगर बर्फबारी होगी, ठंड पड़ेगी तो वो तो बहुत बहुत खुशी है मेरे लिए। अभी तक बहुत गर्म है, अभी काम भी उतना नहीं चल रहा है। अगर बर्फबारी की बारिश होगी तो वो तो बहुत खुशी हमें होगी इसलिए। देखिए, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बोला कि 11 के बाद बारिश स्टार्ट हो रही है, तो उस चक्कर में हम आए यहाँ पर गांधीनगर में आए तो देखा हमने जैकेटें वहाँ लगी हुई हैं। तो देख रहे हैं कि बारिश से आने से पहले हम थोड़ा अपना तैयारी कर लें बारिश से बचने के लिए, तो इसलिए हम जैकेट खरीद रहे हैं सर। महकमा मौसमियात ने 11 से 15 दिसंबर के बीच भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में शदीद कमी का खदशा जाहिर किया है। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मिलाद मोहम्मदी की। मिलादुन नबी की अलविदाई तकरीब के सिलसिले में सीर हमदम अनंतनाग में तबरुकात की निशानदेही की गई, जिनकी ज़ियारत के लिए हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। सीर हमदम में बाद नमाज जुमा अक्स पाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई गई। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन, खुशहाली, तरक्की और बहाली के लिए दुआएं की गई। हम ये चाहेंगे कि हमारे कश्मीर में अल्लाह ताला अमन कायम करे, लोगों को सुकून कायम हो और लोगों में बरादरी और इत्तेहाद मिले रहे
اور اسلام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سبھی کوشش کریں. میں نے دعا اس کے لیے بھی مانگی ہے کیونکہ ہمارے کشمیر میں جو حالات ہیں، ہمارے لوگوں کو جو تکلیف پہنچے، اللہ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے اور خوشحالی اور امن قائم کرے. تو کشمیر ایکسپریس میں آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، آپ بنے رہیے زی سنات کے ساتھ.